डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। अब तक आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा होगा कि भी इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं कि मेटल कैटायन है और नॉन मेटल जो है या लिगेंड जो है वो एनायन है और उनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब उनके बीच में किसी प्रकार की कोई कोवैलेंसी नहीं है, वीपी थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेन डिफरेंस यही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा, 0% कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मतलब ना तो लिगेंड किसी प्रकार से डोनेट करेगा, ना मेटल किसी प्रकार से एक्सेप्ट करेगी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जब ना तो लिगेंड डोनेट करेगा और ना ही मेटल एक्सेप्ट करेगी, तो भाई जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो स्टेबल कैसे होगा और कैसे वो अपने आप को अरेंज करेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम एक तो इस बात को जानेंगे, दूसरा हम जो मेन जानेंगे वो आएगा हमारा कि भी जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लेन करती है, ऑक्टाहेड्रल को कैसे एक्सप्लेन करती है, स्क्वायर प्लेनर को कैसे एक्सप्लेन करती है, या फिर स्क्वायर पिरामिडल को कैसे एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं, इसके मेन पोस्टुलेट। मेन पोस्टुलेट्स में मैं आपको पहला ही पोस्टुलेट बताऊंगा, ज्यादा तो ये आएगा, तो बाकी के 3 पोस्टुलेट और है वो आपको इजीली आ जाएंगे। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ए बॉन्डिंग बिटवीन metal and ligand. It states that a bonding between metal and ligand is purely electrostatic. उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो पूरी तरह से कैसे है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है भाई, 100% आयनिक। कैसा होगा उनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो 100% क्या होंगे, हमारे आयनिक होंगे एज पॉइंट चार्ज। और किस फॉर्म में होंगे, वो एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में। यानी उसके अंदर क्या होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे हम 0% क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या बता दिया इसने, दूसरे में बता दिया कि जो लिगेंड है वो हमारे नेगेटिव होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, लेकिन न्यूट्रल में कंडीशन उसके पास क्या होने चाहिए, हमारे लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है। थर्ड इसने बताया कि जो अप्रोचिंग लिगेंड है, जो भी लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, वो स्प्लिट करेगा ऑर्बिटल को। अप्रोचिंग लिगेंड स्प्लिट ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स को तोड़ देगा। स्प्लिट का मतलब क्या है, एक प्रकार से तोड़ना, उसको तोड़ देगा। और लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, इट कैन रिमूव डीजनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। It can remove degeneration, इसको रिमूव कर सकता है, degeneration of atomic orbital, degeneration of atomic orbitals। अब बात आती है कि ये degeneration होती क्या है। degeneration को अगर मैं बात करूंगी, degeneration का मतलब क्या है, आप सपोज कीजिए कि भी मेरा 10 किल्ले आम है, मेरे को कितनी जमीन आ रही है, 10 एकड़ जमीन आ रही है, और मेरे जो है 5 लड़के हैं, तो होगा क्या, उन 5 के अंदर 2-2 किल्ले जो है बंटवारा हो जाएगा। आपको पता है इस बात का कि भी फादर को अगर 4 किल्ले जमीन है, 2 बेटे हैं तो 2-2 किल्ले आ जाएंगे, 10 हैं और 5 लड़के हैं तो 2-2 आ जाएंगे, 10 किल्ले हैं, लड़के ही 2 हैं तो 5-5 आ जाएंगे। तो जो उनके अंदर वो जो जमीन का बंटवारा हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हमारा इक्वल हो रहा है। तो डीजनरेसी बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है इक्वल एनर्जी के लिए। जब एनर्जी जो है ऑर्बिटल्स की वो हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, FeCN6 4 नेगेटिव, ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया हुआ है। FeCN6 की डीजनरेसी को कैसे रिमूव करेगा। अब आपको पता है भाई आयरन यहाँ पर किस स्टेट में है, +2 के अंदर है। ठीक है, मैं इसकी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देता हूँ एक्साइटेड की, R1 18
4s0 3d6। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब जो साइनाइड है वो क्या करेगा भाई? 3d की डी जनरेशन को एलिमिनेट कर दिया था। पहले क्या हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन बटा, फिर जो बच गया वो पेयर अप हो गया। लेकिन यहाँ पे जो साइनाइड है ये क्या करेगा? इस डी जनरेशन को रिमूव कर देगा। क्या लिखेंगे? साइनाइड रिमूव डी जनरेशन ऑफ 3d। अब 3d की डी जनरेशन को जब वो रिमूव करेगा तो कैसे रिमूव कर देगा इसको? वो ऐसे तोड़ देगा, दो लेवल के अंदर स्प्लिट कर देगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये स्प्लिटिंग 2 के अंदर ही क्यों हुई, 3 के अंदर क्यों नहीं हुई, या और एक अलग अलग 5 के 5 अलग अलग क्यों नहीं हुए। ठीक है, अब जब स्प्लिटिंग जाएगी तो कैसे जाएगी? 3 ऑर्बिटल में dxy dyz dxz, और 2 ऊपर चले जाएंगे dx² - y² और dz²। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, मैं बताऊंगा कि ये कैसे टूटे। यहाँ पे बस हम एक सिंपल सा लेकर के चलो, एक लॉजिक बना रहे हैं, बाद में मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, अगर क्या होता डेल्टा O ग्रेटर देन P हो। अब डेल्टा O क्या हो गई? हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर वो ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से तो क्या होगी भाई? हमारी जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे। ग्रेटर देन P है तो क्या लिख देंगे भाई हम? पेयरिंग अकर। और अगर डेल्टा O लेस देन P है तो क्या होगी? अब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पेयरिंग से कम है तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? हायर ऑर्बिटल में। किस में चला जाएगा भाई? हायर ऑर्बिटल के अंदर। अब कैसे भाई समझो इस बात को। अब मान लेते हैं, हालांकि यहाँ पे मैं कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूं, हमने मान लिया कि जो साइनाइड है जब वो Fe की डीजनरेशन को रिमूव करेगा, 3d की डीजनरेशन को, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, मान लिया एनर्जी कितनी दे रही है हमने इसको? 40,000 जो है सेंटीमीटर इनवर्स जो है हमने इसको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो डेल्टा O क्या है? ग्रेटर देन P है, पेयरिंग से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर जाएंगे? पेयरिंग कर जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पहले सिंगली बनेंगे, 4 5 6। देखो अभी ना मैं एनर्जी ले रहा हूँ ना कुछ ले रहा हूँ, अब हम केवल केस लेकर के चले डेल्टा O ग्रेटर देन P हो तब क्या हुआ, डेल्टा O लेस देन P हो तब क्या होगा। और दोनों केसेस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि अगर डेल्टा O ग्रेटर देन P है तो बताइए क्या होगा? पेयरिंग होगी, हायर ऑर्बिटल में जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर वो डिपेंड करता है उसकी डीजनरेशन रिमूव करने के तरीके के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो क्या बताया था? ये 6 यहीं पे रख दिए थे ऐसे, और आगे 4s बना दिया था, और उससे आगे क्या बना दिया था? अपना 4p बना दिया था, और ये 3d6 हो गया था। साइनाइड के केस में उसने इसको पेयर अप करा दिया था, 3 3 6 करा दिया था, तो 2d के 1s का और 3p के जो है यहाँ पे ऐसे उसने करा दिया था। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। It will not happen that electron are donated in dx² - y², क्योंकि ये तो पेयर अप हो गए, बच गया कौन? dx² - y² dz², और कौन बचा अभी हमारा? 4s and 4px 4py and 4pz। तो क्या कहता है ये? It will not happen that electron donated in dx² - y² and dz² and 1 4s and 3p orbital, it will show d2-3sp hybridization, d2sp3 hybridization, it is 200% wrong। ये जो कॉन्सेप्ट है भाई, ये पूरी तरह से 100% नहीं लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं? ये कॉन्सेप्ट 200% क्या है? रॉन्ग है। ऐसा कोई केस नहीं होता जैसा कि वीपी थ्योरी ने बताया, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? लिख देंगे हम, मेटल will not accept a single electron from ligand। अब आप एक बात सोचिए, वहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बार बार बोल रहे हैं लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, मेटल एक्सेप्टर है। अब एक बात बताइए, जो डोनर है,
जो कर ही डोनेट रहा है, क्या आप उसको बोल दोगे नेगेटिवली चार्ज है? मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि समाज के अंदर कोई दानवीर है, दान कर रहा है, और आप उसको बोल रहे हो कि वो घटिया मानस है, यानी घटिया या गंदा इंसान है, क्योंकि भाई उस हिसाब से जो उसका लेवल हमें दिख रहा है, जो दान कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, यानी वो पॉजिटिव पर्सन है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया, लिगेंड भी बोल दिया, ये भी बोल दिया वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी है, और साथ में उसने बोल दिया वो नेगेटिवली चार्ज है। हाउ इट कैन अकर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डोनेट कर रहा है और उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ऐसे करने से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या बन जाएगी भाई, हमारी D2sp3 बन जाएगी, वो 200% रॉन्ग है। टीचर्स भी बस सिंपली वही बुक उठाया, पोस्टलेट पढ़ाया, दैट्स इट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि सर चलो हमने आपकी बात मान ली, ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो तो क्या झूठ बोलोगे, आगे ये जो कॉन्सेप्ट है 200% रॉन्ग है, तो आप बता दो सही कॉन्सेप्ट क्या है, आपके अकॉर्डिंग कैसे बॉन्डिंग होगी। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है भाई, वो क्वेश्चन क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमारा बनता है वो कैसे जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। आप बोल रहे हो ना तो लिगेंड डोनेट करेगा ना मेटल एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, नोट भी लिख सकते हो इसको, एज नो इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड और एक्सेप्टेड, कोई इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट किया जाता ना एक्सेप्ट किया जाता। एक बात और भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को टीचर ज्यादातर एक लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर में फिनिश कर देते हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिनिमम हमारे अकेले 5 लेक्चर लगेंगे भाई, ठीक है। उन 5 लेक्चर के बाद आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ, ठीक है, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी। अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया गया ना एक्सेप्ट किया गया है, तो क्वेश्चन आ जाता है हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन आता है कि जब ना कोई डोनेट कर रहा है ना कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो बॉन्ड बनता ही कैसे है, हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन अकर। तो इसका आंसर सिंपल सा है। चलो भाई हमने मान लिया लिगेंड ने डोनेट नहीं करे और मेटल ने एक्सेप्ट नहीं करे, ठीक है, लेकिन एक बात तो हमें नॉर्मली पता है भाई कि वैसे जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती है। मतलब मेटल का अपने चारों तरफ अपना एक क्या होता है, खुद का फील्ड होता है। जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स को मान लेते हैं भाई, उन्होंने बोला था नेगेटिवली चार्ज, इसने भी वही मान लिया, चलो तारी बात मैंने मान ली नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये डोनेट कर देगा और ये एक्सेप्ट कर, नहीं, उसने बताया कि जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो लिगेंड्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो लिगेंड्स और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको आपस में बांधे रखेंगे, मतलब जैसे ये मेटल हो गई और इसके चारों तरफ लिगेंड्स जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो आंसर छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे, हम क्या लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं वैसे बोल रहा हूं, एज मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, मेटल पॉजिटिव चार्ज है एंड लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज, हेंस लिगेंड्स अराउंड देमसेल्व्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, मतलब एज मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज हेंस negatively charged ligands will be attracted. When ligands attracted toward metal atom, they arrange themselves in octahedral form. मतलब ये स्पेसिफिक केस इसने मेंशन कर दिया भाई कि जब वो अरेंज होगा ना एफिशिएंसी से, तो वो ऑटोमेटिकली जब मेटल के अराउंड अरेंज होगा, इस मेटल के अराउंड जब सीन आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री के अंदर जाएगा, ऑक्टाहेड्रल फैशन में जाएगा, हैविंग मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई और एंगल ही नहीं है, ऐसी और कोई ज्योमेट्री ही नहीं है जिसके ऊपर इसके अंदर
मिनिमम क्या हो, रिपल्सन हो, और मैक्सिमम क्या हो, स्टेबिलिटी हो। जो लिगेंड्स हैं अपने आप जो है मेटल के अराउंड इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ऐसी अट्रैक्शन होगी कि रिपल्सन मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी उनके बीच में मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। किसी भी प्रकार की, जैसे उसने ओवरलैपिंग दिखाई थी, किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होगी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसका मतलब वो 100% गलत है भाई? बिल्कुल, वो 100% गलत है। तो फिर सही कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें? जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सबसे पहली जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी वो कैसी ज्योमेट्री पढ़ी थी भी? लीनियर के केस में, जिसका एग्जांपल हम सिंपली AB2 टाइप ले लेते हैं। ठीक है, तो AB2 टाइप जो है लीनियर ज्योमेट्री की जब हम लेते हैं तो हमें पता है शेप जो है उसकी AB2 की कैसे होती है। ये सेंट्रल मेटल होगा A और ये होगा लिगेंड, दो भी उसके साथ, तो क्या होगा भाई हमारा AB2 होगा। तो यहाँ पे क्या आता है, हाउ VB थ्योरी एक्सप्लेन लीनियर ज्योमेट्री। क्या लिखूंगा क्वेश्चन, हाउ VB थ्योरी एक्सप्लेन लीनियर ज्योमेट्री। पहले मैं VB के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि VB ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था। तो कैसे एक्सप्लेन किया था भाई? लीनियर के अंदर हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें क्या था, एक S था और एक P था। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी? SP। तो क्या लिखेंगे, when ligands approach then one S and PZ orbital is used। तो उसके अंदर क्या यूज होता है भैया हमारा, एक S ऑर्बिटल यूज होता है और एक हमारा PZ होता है। अब एक S हो गया, एक PZ हो गया। ओवरलैपिंग के बाद मैंने बताई थी भाई कुछ ऐसी शेप बनती है, और जितने ओवरलैपिंग करते हैं इंटरमिक्सिंग नए उतने बनते हैं इंटरमिक्सिंग के बाद, तो उनके ऑर्बिटल कुछ ऐसे शो करेंगे। ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो आई हमारी, ये क्या होगी हमारी SP, और जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा कितना होगा भाई 180 डिग्री। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है हाउ VB थ्योरी एक्सप्लेन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री या ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। हाउ VB थ्योरी एक्सप्लेन, हाउ VB थ्योरी एक्सप्लेन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। VB थ्योरी जो है किस प्रकार से ट्रायंगुलर थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। अब ट्रायंगुलर थ्योरी में याद कीजिए भाई, जो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री थी उसके अंदर क्या होता है, हमारी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती थी? SP2। ट्रायंगुलर में कैसी होती है भाई? SP2। तो एक S ऑर्बिटल और दो P ऑर्बिटल, यानी 1S एंड 2P। तो शेप क्या है इसकी शेप कुछ ऐसी थी भाई, इसका हाइब्रिडाइज इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, बॉन्ड एंगल हमारा 1:1। लेकिन इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, जब ये तीन लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल को, तो अपने आप को किस ज्योमेट्री के अंदर अरेंज करेंगे? ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होगा जिसमें उनकी एनर्जी मिनिमम रह जाए और स्टेबिलिटी क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू CFT व्हेन 3 लिगेंड्स अप्रोच या अराउंड ए पॉजिटिव आयन इन ट्रायंगुलर शेप। अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे? ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद ज्योमेट्री कौन सी आ जाती है हमारी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है भाई कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? SP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाउ VB एंड CFT एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कि कैसे वो इसको जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो है VB उसको कैसे एक्सप्लेन करती है और
CFT कैसे करते हैं। VB का तो हमें पता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, कैसे थी इसकी ज्योमेट्री भाई, ये थोड़ा सा इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। बॉन्ड एंगल इसमें 109.28 था। इसमें क्या था, एक s था और 3 क्या हमारे p ऑर्बिटल थे। ये बात कौन बोलती है भाई, VB थ्योरी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, बट अकॉर्डिंग टू CFT 4 लिगेंड्स अरेंज्ड आर टेट्राहेड्रल, मतलब किसी प्रकार की ऑर्बिटल्स की कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है, ऑटोमेटिकली जो मेटल है उसके अराउंड लिगेंड्स जब अरेंज करेंगे अपने आप को, तो इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाए, टेट्राहेड्रल हो जाए ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाउ VB एंड CFT एक्सप्लेन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्या था भाई कि VB और CFT जो है कैसे एक्सप्लेन करते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब कौन से हाइब्रिडाइजेशन है भाई, DSP2। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई किसके अकॉर्डिंग, VB के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है भाई स्क्वायर प्लेनर का मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो VB थ्योरी तो क्या कह देगी, एक s 2 p और एक d। अब स्क्वायर प्लेनर में d कौन सा यूज होता है, मैंने पहले बताया था भाई। ये छोटी छोटी बातें है भाई जो आपको याद रखनी है। प्योर ओवरलैपिंग में VB थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन ओवरलैप कर रहा है, d का कौन सा पार्ट कर रहा है, यही से क्वेश्चन माइंड आपके अंदर एक प्रकार से क्वेश्चन अप्रोच करने की टेंडेंसी अप्रोच होगी। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, डायरेक्ट इनको कॉम्प्लेक्स पार्ट करवा दिया जाए, लेकिन अगर ये चीजें नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब VB थ्योरी के अकॉर्डिंग DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। लेकिन यहाँ पर CFT क्या बोलता है, VB थ्योरी ने बोलता है स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट कैसे है कि ये मेटल है और इस तरह से ये 4 लिगेंड अपने आप को अरेंज कर लेंगे मेटल के अराउंड, यानी ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी ही नहीं। मतलब कोई भी वो कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, वो हमेशा कैसे ज्योमेट्री रखेगा, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं रखेगा भाई, क्योंकि इसमें जब हम बॉन्ड एंगल देखते हैं तो कितना है, 90 डिग्री। अब एक तो कोई लिगेंड अरेंज है 109.28 डिग्री के ऊपर, 109 डिग्री 28 मिनट के ऊपर, और एक कोई अरेंज है 90 के ऊपर। कैसे, अब एक तो ये ऐसे हैं 90 पे, इन लिगेंड का रिपल्सन हो, और एक कोई ऐसे है, तो रिपल्सन इसमें ज्यादा हुआ है इसमें ज्यादा हुआ। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे भाई आप अपने घर पे रहते हो, आप और आपकी बहन हो, ठीक है, आप ज्यादा क्लोज हो, मतलब एक ही परिवार में हो, तो ऑब्वियस सी बात है झगड़े भी आपके ज्यादा होंगे, तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा, मनमुटाव भी होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपका कोई मामा का लड़का या लड़की है, आपके उसके साथ मतभेद बहुत कम होंगे, क्योंकि आप क्या नहीं रह रहे हो, इकट्ठे नहीं रह रहे हो। हमेशा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी, मिनिमम आर द रिपल्सन, मैक्सिमम इज द स्टेबिलिटी। क्योंकि रिपल्सन कम होने से स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो 90 में रिपल्सन ज्यादा है, 109.28 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट के अंदर रिपल्सन कम है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, बट अकॉर्डिंग टू CFT all 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स शुड बी टेट्राहेड्रल। क्या होंगे, वो टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इस बात को एक्सप्लेन कैसे किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब हम आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर को कैसे एक्सप्लेन करता है भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, TBP ऐसे होता है भाई। ठीक है, और स्क्वायर पिरामिडल ये 4 लिगेंड हो गए, ऐसे हो गए। तो आपको बताना है VB थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया और CFT ने कैसे एक्सप्लेन किया।
इसी प्रकार से जो लास्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर करेंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर कि वीवी थ्योरी उसको कैसे एक्सप्लेन करती है और सीएफटी उसको कैसे एक्सप्लेन करती है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनको आप जरूर माइंड में रखें और आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल किस हाइब्रिडाइजेशन में किस टाइम पे यूज हो रहा है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।